हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज जोशी आप सभी का उत्कृष्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आप सभी के सामने जो उत्कृष्ट एकेडमी का प्रत्येक शनिवार को पेपर होता है, प्रैक्टिस पेपर, वो इस वीडियो के माध्यम से लेकर आ रहे हैं। और इसमें दोस्तों हमेशा की तरह यानी कि जो उत्तराखंड का पैटर्न है, उत्तराखंड यूके SSSC का 100 नंबर का पैटर्न है, उसी पर आधारित हमारा जो है ये पेपर रहता है। और इस पेपर सेट का जो सैटरडे को हमारा ये पेपर सेट हुआ था, इसका हम लोग जो है एक सॉल्यूशन वीडियो इस वीडियो के माध्यम से आपके बीच लेकर आ रहे हैं। और ये दोस्तों हमारा चौथा सेट है। अगर आप लोगों ने इससे पहले के 3 सेट नहीं देखे हैं तो आप लोग उन्हें भी जाकर देख लीजिएगा, उन्हें भी हमने विस्तार से समझाया है। और इसके साथ साथ एक और बात आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो आगामी परीक्षाएँ हैं, जैसे उत्तराखंड पुलिस, उत्तराखंड पटवारी, उत्तराखंड SI या फिर फॉरेस्ट गार्ड, इसके लिए भी उत्तराखंड उत्कृष्ट एकेडमी के द्वारा एक कोर्स चलाया जा रहा है। और वो ऐप के माध्यम से दोस्तों आपको हमारे प्रैक्टिस पेपर मिलेंगे जो पूरे सॉल्यूशन वीडियो के साथ है। तो अगर आप लोगों को ये सॉल्यूशन वीडियो अच्छा लगता है, हमारा पेपर अच्छा लगता है, तो आप लोग हमारे कोर्स को भी परचेज कर सकते हैं। बाकी चलिए शुरुआत की जाए आज के इस इम्पोर्टेंट, यानी कि अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, ये हमारा जो सेट चल रहा है, ये हमारा सेट है दोस्तों, यानी कि UA हमारा कोड वर्ड है और 42 इस समय सेट चल रहा है। और ये सैटरडे वाला हमारा दोस्तों ये एक तरह से 4th वाला है ना। तो चलिए शुरुआत की जाए। इसमें दोस्तों देखिए, शुरू में हमारा जो पैटर्न हमने पूरा उसी तरह से रखा है। शुरू में आपको हिंदी विषय के 20 क्वेश्चन रहते हैं, और उसके बाद आपके उत्तराखंड के क्वेश्चन रहते हैं, और फिर हमारे GS के। तो हिंदी विषय के जो क्वेश्चन है, मैं आज हम लोग पहले उत्तराखंड विषय का सॉल्यूशन करेंगे, यानी कि उत्तराखंड प्रश्नों के सॉल्यूशन, और उसके बाद सुभाष सर आपको जो है हिंदी और जो GS का सॉल्यूशन है वो करवाएंगे। तो चलिए शुरुआत की जाए, यानी कि उत्तराखंड के आज के उत्तराखंड के इस सॉल्यूशन का। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर, टनकपुर को बसाने का श्रेय ये किससे जाता है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑप्शन में थे आपके सामने मिस्टर टॉल्क, रेमजे, ट्रेल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, जिन लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन A पर किया होगा, यानी कि मिस्टर टॉल्क, उनका बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग कोशिश कीजिएगा, आप लोग लगातार जो है अपना भी जवाब उत्तर देते रहें, तो आप लोगों का भी इसमें प्रैक्टिस होता रहेगा। बाकी इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेगी वो मैं आपको समझाता भी रहूँगा। दोस्तों अगर हम लोग बात करें, देखो टनकपुर, तो टनकपुर से क्वेश्चन ये भी बनता है कि टनकपुर किस नदी के तट पर है। तो आपको याद रखना है कि जो काली नदी है, हालांकि यहाँ पर इस जगह पर काली नदी को शारदा के नाम से जाना जाता है, तो काली या फिर शारदा नदी के जो है दाएँ तट पर ये स्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा हुआ है, दूसरा प्रश्न, 22वां प्रश्न, और इसमें पूछा था कि भारत का पहला मॉस गार्डन पार्क नैनीताल में कब स्थापित किया गया है? तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है A 2019, 2020, 2021 या फिर 2018। अगर हम लोग दोस्तों इस मॉस गार्डन की बात करें तो ये हमारे नैनीताल में है, और नैनीताल में दोस्तों हमारा एक ताल है, खुरपा ताल। तो आपको याद रखना है कि किस ताल के निकट इसे स्थापित किया गया है। तो खुरपा 100 बन गया, ये है खुरपा ताल के पास। और आपको याद रखना है कि इस पार्क, जो ये मॉस गार्डन है, इसकी दोस्तों जो घोषणा की गई थी वो की गई थी जुलाई 2019 में। और जबकि ये जो ताल, जो ये हमारा गार्डन है, इस गार्डन को दोस्तों इसका जो उद्घाटन किया गया था वो 20 नवंबर को। तो याद रखिएगा 20 नवंबर ये इंपॉर्टेंट तिथि है 2020 को। और ये जो इस गार्डन का उद्घाटन किया गया था, उस समय दोस्तों हमारे जो राजेंद्र सिंह जी हैं, और जिन्हें वाटरमैन ऑफ इंडिया या फिर जल पुरुष के नाम से जाना जाता है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता भी हैं, उनके द्वारा इस पार्क का उद्घाटन किया गया था। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं मॉस गार्डन के बारे में जो आपको मालूम होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन था 23वां प्रश्न, विक्टोरिया बांध किस ताल के निकट स्थित है? तो ऑप्शन A है नैनीताल, भीमताल, सातताल या फिर सीताताल। तो इसका राइट आंसर है आपका, यानी कि ऑप्शन B भीमताल। भीमताल में दोस्तों इस विक्टोरिया बांध को भीमताल बांध के नाम से भी जाना जाता है, और ये सबसे खूबसूरत बांध भी माना जाता है। पहली बात आपको याद रखनी है कि अगर हम इसकी निर्माण प्रक्रिया की बात करें तो ये अंग्रेजों के द्वारा निर्मित है, और 1883 में इस बांध को निर्मित किया गया था। अगर यहाँ पर क्वेश्चन पूछे कि विक्टोरिया बांध, इसको निर्मित करवाने का श्रेय किसे जाता है, तो आपको याद रखना है दोस्तों फ्रांसिस हेनरी जी का, है ना। तो फ्रांसिस हेनरी के द्वारा प्रयास किया गया था, और भीमताल पर जो है विक्टोरिया बांध बनाया गया था। जो भीमताल है हमारा वो 3 कोनों वाला ताल है, तो एक कोने पर आपको यहाँ पर ये विक्टोरिया बांध दिखेगा, और इसी विक्टोरिया बांध के साथ साथ दोस्तों आपको यहाँ पर एक मंदिर भी दिखेगा, और ये मंदिर है भीमेश्वर का प्राचीन मंदिर, जिसे 17वीं शताब्दी में बाज बहादुर चंद के द्वारा
पुनर्निर्मित करवाया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि जो ये भीमताल है, जहाँ पर ये विक्टोरिया बांध बना है, यहाँ पर कांचूला देवी का मंदिर भी हुआ करता था। कौन सा मंदिर हुआ करता था? यानी कि कैचूला। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। हालांकि वर्तमान में ये मंदिर डूब चुका है। तो कैचूला देवी का मंदिर भी इसी ताल के निकट है या इसी विक्टोरिया बांध के निकट है, और भीमेश्वर का मंदिर भी इसी के पास है। बाकी दोस्तों अगर कभी इसकी ऊंचाई पूछे तो ये लगभग 40 फीट के आसपास हमारा ये बांध बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 24वां, और इसमें पूछा है आपसे कि बिमलेश्वर महादेव मंदिर ये किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन ए में उत्तरकाशी है, बी में टिहरी, सी चमोली, और ऑप्शन डी है अल्मोड़ा। तो इसका राइट आंसर है आपका यानी कि ऑप्शन ए उत्तरकाशी जिले में। आप लोग भी अपने उत्तर देते रहें, जब आप देते रहें। दोस्तों जो बिमलेश्वर मंदिर है ये उत्तरकाशी में एक बहुत ही जो है सुर्खियों में पर्वत रहा, और ये पर्वत है दोस्तों वरुणावत पर्वत। कौन सा पर्वत है? वरुणावत पर्वत। तो इसी वरुणावत पर्वत के ऊपर है हमारा ये बिमलेश्वर महादेव का मंदिर। बाकी इससे क्वेश्चन पहले इस प्रकार से भी आता था कि जो वरुणावत पर्वत का भूस्खलन है वो कब हुआ था? तो 2003 में वरुणावत पर्वत पर बहुत ज़बरदस्त भूस्खलन भी देखने को मिला था। अगला क्वेश्चन है 25वां प्रश्न है, और इसमें पूछा है कि पछावन देवता ये किस जनजाति से संबंधित देवता है? तो पछावन देवता दोस्तों इसका ऑप्शन जो ए है थारू, ये थारू से संबंधित देवता है। और आपको याद रखना है कि इसके अलावा थारुओं के जो इम्पोर्टेंट देवता है, जैसे पछावन के अलावा खड़गा भूत है, ये भी थारू का देवता है। इसके अलावा राकत, ये थारू का देवता है। राकत के अलावा कलुआ यानी कि पछावन, खड़गाभूत, राकत, कलवा ये सारे के सारे थारू के देवता है। बाकी बोक्साओं के भी कई बार पूछता है। देखो बोक्साओं और थारू में, तो बोक्साओं में दोस्तों आपको नॉर्मली जो देवियां हैं जैसे ग्रामखेड़ी की देवी हो गई, या फिर इन्हीं को भवानी के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज़ें आपको इनमें भी जाननी है। बाकी राज्य की बात करें तो राज्य में दोस्तों इस प्रकार के देवता जैसे बागनाथ, मलेनाथ, सैम, छुरमल, ये सारे देवता है। तो इन सबको आप याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बनता है इससे भी। 26वां प्रश्न देखिए, इसमें पूछा है कि गुमानी पंथ से संबंधित असंगत को छांटना है। यहाँ पर गुमानी पंथ हमारे एक बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार रहे। तो इनके बारे में दिए गए जैसे जन्म 17 फरवरी सन 1790, तो ये बिल्कुल राइट आंसर है इनका। इसके अलावा दूसरा पूछा है यहाँ पर यानी कि स्थान में दिया है काशीपुर, तो बिल्कुल राइट आंसर उधम सिंह नगर में जन्मे थे। इनका मूल नाम बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, लोकरत्न पंथ के नाम से इनको जाना जाता था। बाकी दोस्तों जो पुस्तक दी गई है ग्रामश्री, ये इनसे संबंधित नहीं है, क्योंकि ग्रामश्री दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत जी की है। तो आपको ये याद रखना है बस। तो इसमें एक गलत था, बाकी इसमें सारे के सारे सही क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास प्रश्न है 27 और 27वें क्वेश्चन में पूछा है कि लीलाधर जगुड़ी का साहित्य अकादमी पुरस्कार या फिर लीलाधर जगुड़ी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? तो इसमें दोस्तों आपको ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए में 2004, 1997, 2013 या फिर इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, थोड़ा सा इसे समझ लीजिए। देखिए अगर लीलाधर जगुड़ी जी की बात करें दोस्तों, तो पहली चीज़ तो आती है इनके जन्म के बारे में कि ये कहाँ पर जन्मे थे। तो आपको याद रखना है इनका जो जन्म है 1 जुलाई 1940 को। बहुत सारी जगह इनका जन्म अलग अलग भी मिलता है। तो 1 जुलाई 1940 को इनका जन्म हुआ था। और दोस्तों कई बार गांव भी पूछता है, तो आपको याद रखना है यानी कि धांगड़ गांव। ये जो धांगड़ गांव है दोस्तों ये पड़ता है पौड़ी गढ़वाल में, यानी कि टिहरी गढ़वाल में। तो टिहरी में लीलाधर जगुड़ी जी का जन्म हुआ था। अब इसके बाद आती है थोड़ी सी इनके बारे में, जैसे यहाँ पर दिया है कि इन्हें जो है साहित्य अकादमी सम्मान कब मिला था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यानी कि ऑप्शन बी 1997 में। और ये जो इनको साहित्य अकादमी जो पुरस्कार मिला था, ये दोस्तों इनकी एक प्रसिद्ध रचना थी अनुभव के आकाश में चांद। इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ। तो ये मिला था अनुभव के आकाश में चांद। तो अनुभव के आकाश में चांद के लिए इनको जो है 1997 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना है कि इनकी एक 2013 में जो है एक रचना आई थी, एक इनकी आई थी, और जितने लोग उतने प्रेम। क्या याद रखना आपको? जितने लोग उतने प्रेम, ये इनकी पुस्तक थी जितने लोग उतने प्रेम। इसके लिए दोस्तों इनको जो है व्यास सम्मान से भी 2018 में सम्मानित किया गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
इन्हें 2018 में व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है। और जो 2018 का व्यास सम्मान है ये इनको जितने लोग उतने प्रेम, यानी कि जो 2013 में इनकी एक रचना यानी कि इनकी जो पुस्तक आई थी उसके लिए इनको दिया गया है। बाकी इसके अलावा दोस्तों अगर हम लोग अगली बात करें तो अगला है यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन ए में दिया है कि 2004। तो 2004 भी इनसे जुड़ी हुई एक तिथि है और 2004 को इन्हें पद्मश्री से भारत सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया है। तो बस इतनी चीज़ें लीलाधर जगुड़ी से आपको याद रखनी है। बाकी हम लोग बढ़ेंगे आगे 28वें क्वेश्चन में। 28वें में पूछा है कि जो सोबला तेजम ग्लेशियर है ये किस जनपद में स्थित है। सोबला तेजम ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन ए, यानी कि पिथौरागढ़ जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला 29 वाला क्वेश्चन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हरिण चीतल उत्सव पिथौरागढ़ के किस क्षेत्र में आयोजित किया जाता है? तो हरिण चीतल उत्सव की अगर हम लोग बात करें, इसे दोस्तों पिथौरागढ़ के आपको याद रखना है, यानी कि ऑप्शन बी अस्कोट क्षेत्र में से आयोजित किया जाता है। भाई नॉर्मली भोटिया जनजाति से बहुत सारे उत्सव पूछे जाते हैं, तो इसके अलावा मैं कुछ और आपको यहाँ पर जो है उत्सव बताना चाहूँगा कि जो भोटिया जनजाति के पिथौरागढ़ में मनाए जाते हैं उससे भी आप नोट कर लीजिएगा। हरिण चीतल उत्सव की बात करें तो ये अस्कोट में होता है। अगर कभी परगना पूछे कि किस परगने में, तो पिथौरागढ़ में एक सिरा परगना है, तो सिरा परगने में हरिण चीतल उत्सव आयोजित किया जाता है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि एक जोहार परगना है, आपने नाम सुना होगा जोहार परगना, ये भी दोस्तों पिथौरागढ़ में। तो जोहार परगने में भी एक उत्सव आयोजित किया जाता है और ये उत्सव है सोबली उत्सव। तो याद रखना है सोबली उत्सव। तो सोबली उत्सव लिखते रहिए आप मेरे साथ। सोबली उत्सव जोहार परगने में मनाया जाता है, जगह कम है तो मैं मिटा रहा हूँ, तो आप लोग साथ साथ में लिखते रहें। इसके साथ साथ आपको हिल यात्रा पूछ सकता है। अगर हिल यात्रा की हम लोग बात करें, क्योंकि हिल यात्रा भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है पिथौरागढ़ का एक उत्सव, और ये जो हिल यात्रा है दोस्तों ये भी सोर घाटी में आयोजित होती है। तो याद रखना हिल घाटी अगर पूछे तो सोर घाटी में हिल यात्रा आयोजित की जाती है। एक और आता है हमारे पास और ये आता है सूर्यदड़, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भोटिया जनजाति का, ये भी एक उत्सव है सूर्यदड़ उत्सव। और ये जो सूर्यदड़ उत्सव है ये दोस्तों दारमा परगने में आयोजित किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने ये इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई। इसके अलावा जो धारचूला यहाँ पर लिखा है, धारचूला में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे एक मिलवू फेंकना है, ये भी भोटिया जनजाति का उत्सव है। मिलवू फेंकना कृषि से जुड़ा हुआ उत्सव है। इसके अलावा धारचूला में नाबू सामो, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट उत्सव है, नाबू सामो उत्सव। तो ये सारे के सारे मैंने आपको उत्सव बताए जो पिथौरागढ़ में इन जगहों पर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 30वां क्वेश्चन है कि पिथौरागढ़ के बनकोट से ताम्र आकृतियाँ कब खोजी गई थी? ऑप्शन में दिया है 1967, 1987, 1989 या फिर 1980। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका, यानी कि ऑप्शन सी 1989 में है ना। तो ये 8 ताम्र मानव कृतियाँ हैं जो बार बार यहाँ पर आती हैं, खोजी गई। अगला क्वेश्चन देखिए 31वां में पूछा आपसे, और 31वें में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई है, जैसे कि यहाँ पर आपको असंगत छांटना था। अगर आप लोग देख रहे होंगे ऑप्शन में ए में दिया गया है कि उत्तराखंड युवा मोर्चे का गठन कब किया गया? तो उत्तराखंड युवा मोर्चा 1976, ये बिल्कुल राइट आंसर है। दूसरे में दिया है उत्तराखंड पर्वतीय परिषद 1973, ये भी बिल्कुल राइट आंसर है। पर्वतीय जन विकास समिति, ये दोस्तों गलत है। पर्वतीय जन जो विकास समिति है वो हमारी 1950 की है, तो इसे आप ध्यान दीजिए। बाकी ये कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा पूछा गया है, ये बिल्कुल राइट है 1970 का। थोड़ा सा मैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डाटा आपको और देना चाह रहा हूँ, आप लोग इसे नोट कीजिएगा। अगर हम लोग दोस्तों बात करें, जैसे यहाँ पर जो ये कोई सी ऑप्शन था, यानी कि पर्वतीय जन विकास समिति 1956 की, तो आपको याद रखना ये 1956 ना होकर ये 1950 की थी। और इसे स्पेशली दोस्तों यानी कि एचपी, क्योंकि लगातार इस समय मांग हो रही थी अलग यूपी से अलग जाने के लिए, तो एचपी और उत्तराखंड ये 2 पृथक राज्यों के लिए ये पर्वतीय जन विकास समिति का गठन किया गया था। तो ये तो नॉर्मल चीज़ है कि आपको यहाँ से आ गई। अब इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे ऑप्शन ए में लिखा है कि उत्तराखंड युवा मोर्चा, ये दोस्तों मोर्चे के स्थान पर आप जो है इसे परिषद कर लीजिएगा, ये आपको एग्जाम में परिषद के नाम से आएगा। उत्तराखंड युवा परिषद का गठन ये 1976 में, और यहीं पर अगर ये उत्तराखंड ना हो और उत्तरांचल हो, क्योंकि ये 2 है, एक है उत्तराखंड युवा परिषद का गठन 1976, एक होगा उत्तरांचल और युवा की जगह होगा राज्य, है ना, इसे आप नोट कीजिए, जगह नहीं है, उत्तरांचल राज्य परिषद। तो उत्तरांचल राज्य परिषद हमारी 1979 की है, तो इसे भी नोट कर लीजिएगा, उत्तरांचल राज्य परिषद 1979 की है। इसके अलावा पर्वतीय राज्य परिषद है, यहाँ पर लिखा हुआ पर्वतीय जन विकास समिति, पर्वतीय राज्य, उत्तराखंड पर्वतीय राज्य परिषद। अगर हम लोग इसे काट दें उत्तराखंड को आगे से,
तो हमारे पास एक समिति आती है पर्वतीय राज्य परिषद। उत्तराखंड पर्वतीय राज्य परिषद 1973 है। अगर आपसे केवल पूछे पर्वतीय राज्य परिषद, तो पर्वतीय राज्य परिषद है 1967, और ये दोस्तों हमारी रामनगर में है। और दयाकृष्ण पांडे इसके जो है इस समिति के अध्यक्ष थे, इस परिषद के अध्यक्ष थे। इसके अलावा पर्वतीय जन विकास समिति आपसे पूछी जा सकती है। ये पर्वतीय जन विकास समिति 1950 की है। अगर जन ना हो, पर्वतीय विकास समिति हो, तो वो आपको याद रखनी है 1969 की है, 1969। तो ये कुछ चीज़ें आपको है जो याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जाती है। बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास 32वां क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में पूछा है कि पौरव राजवंश से संबंधित पदाधिकारी असंगत है। ऑप्शन ए में आपको दिख रहा होगा, भागिक ये भूमिकर अधिकारी था, भौतिक ये प्रांत अधिकारी हुआ करता था, भौगिक ये दोस्तों कर अधिकारी था, और जो प्रमातार है ये जल सर्वेक्षक नहीं था। आपको याद रखना है कि प्रमातार जल संरक्षक ना होकर ये होता था भूमि संरक्षक। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे भूमि सर्वेक्षक, तो ये भूमि सर्वेक्षक था। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 32वां क्वेश्चन। आगे देखिए 33वां प्रश्न पूछा है, और इसमें पूछा है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन कब किया गया। ऑप्शन में देखिए 2015, 2014, 2013 या फिर 2017। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 2013 में। ये दोस्तों यानी कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स शुरू की गई है। बाकी आपको याद रखना है कि 2012 में भी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में एक इम्पोर्टेंट निर्णय लिया गया था, यानी कि इसका जो 500 मीटर का जो एरिया था उसे दोस्तों साइलेंट जोन घोषित किया गया था। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो अगर कभी पूछे कि साइलेंट जोन इसका जो है 500 मीटर एरिया कब घोषित किया गया, तो 2005 में किया गया। बाकी दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जुड़ी है। बाकी ये तो आप जानते हैं कि यहाँ से लेपर्ड योजना भी हमारी चली थी, बाघ योजना चली थी। लेकिन इसके अलावा दोस्तों एक बर्ड फ्लाई इंटरनेशनल संस्था है। तो बर्ड फ्लाई इंटरनेशनल संस्था के द्वारा इस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को जो है क्या कहते हैं, बर्ड एरिया घोषित किया है, मतलब इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया इसको घोषित किया गया है उनके द्वारा भी। तो ये सारी चीज़ें आपको नॉर्मली याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए 34वां, लाल मंडी का किला ये किस जनपद में स्थित है। तो लाल मंडी का जो किला है दोस्तों, इसमें ऑप्शन डी जो आपको दिखाई दे रहा है इनमें से कोई नहीं, ये इसका राइट आंसर होता, क्योंकि लाल मंडी का जो हमारा किला है ये अल्मोड़ा जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाता अल्मोड़ा। 35 क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा था भाई, इस तरह के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, इनमें से आपको नॉर्मली चंदिया पवार राजवंश का कोई शासक देगा और उनके आपसे पूछ लेगा कि शासन पीरियड पूछ लेगा। तो यहाँ पर मैंने दिया था कि इनमें से गलत छाटना, जैसे फतेहपति शाह 1664 से 1716 बिल्कुल राइट आंसर है, स्वर्णिम काल था। श्याम शाह 1611 से 1631 बिल्कुल राइट आंसर है। महिपति शाह 1631 से 1634 ये भी बिल्कुल सही है। इनमें गलत है दोस्तों, यानी कि जगतपाल का। यहाँ पर लिखा है कि 1644 से 1650, तो याद रखना ये 1644 से रहे और 1444 से रहे और 1460 ईस्वी तक ये गद्दी पर रहे। तो ये इसमें से गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला 36वां क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों को कुल कितने विक्टोरिया क्रॉस मिले थे। तो इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन ए 5। अगर ये ऑप्शन सी में जब 2 लिखा है तो 2 उत्तराखंड को मिले थे दोस्तों, है ना। तो आप लोग जानते हैं गब्बर सिंह नेगी और जो दरबान जी थे उनको उत्तराखंड में जो है 2 जनों को ये पुरस्कार मिला था। बाकी भारत में ये 5 मिले थे। सिर्फ इस समय की बात हो रही है, प्रथम विश्व युद्ध, है ना। अगर मैं थोड़ा सा दोस्तों आपको इस विक्टोरिया सम्मान के बारे में बात करूं कि विक्टोरिया क्रॉस, ये कई बार एग्जाम पूछा जाता है। तो विक्टोरिया क्रॉस एक सम्मान था और इसकी शुरुआत दोस्तों ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1856 में की गई थी। इन लोगों ने इसकी शुरुआत 1856 में की थी और ख़ासतौर से इसकी जो शुरुआत हुई थी, जो क्रीमिया के साथ युद्ध चल रहे थे, तो क्रीमिया के साथ युद्ध में जिन्होंने वीरता के लिए अपनी वीरता का प्रदर्शन किया था, तो उनके लिए इसकी शुरुआत की गई थी विक्टोरिया क्रॉस की। अब बात आती है कि भारत जो है इस सम्मान के लिए कब पात्र हुआ। भारत को इसको शुरू में इस सम्मान नहीं दिया जाता था भारतीय लोगों को। तो भारत को दोस्तों यानी कि 1911 से विक्टोरिया क्रॉस सम्मान दिया जाने लगा। और फिर जो 1914 का जो विश्व युद्ध था उसमें 5 लोगों को मिला था, जिनमें से अगर मैं नॉर्मल यहाँ पर बताऊँ तो एक तो खुददाद खान जी, खुददाद खान, एक तो ये थे, इनको मिला था, इनको 1914 में मिल गया था। और दूसरे थे शहामत खान, शामत खान को 1916 में मिला था। अगले थे लाला को 1916 में मिला था। और नेक्स्ट थे दरबान सिंह नेगी और फिर हमारे हो गए गब्बर सिंह नेगी। तो इन 5 लोगों को ये मिला था।
नेक्स्ट देखिए 37वां क्वेश्चन। 37वें में पूछा है कि किसके समय अकबर ने गंगा का स्रोत का पता लगाने के लिए एक दल को भेजा था। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका यहाँ पर पूछा है सहजपाल, बलभद्र शाह, अजयपाल या फिर कनकपाल। तो इसका राइट आंसर है सहजपाल। सहजपाल ने इसके दल को दोस्तों हरिद्वार में रोक दिया था और वापस भेज दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38वां क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा है कि निम्नलिखित में से असंगत को छांटो। तो पर्वत दिए गए जैसे नीलकंठ पर्वत यानी कि 6596, माना पर्वत 7272, कॉमेट पर्वत 7753 और त्रिशूल पर्वत 7120। तो गड़बड़ हो जाएगा, यानी कि कॉमेट पर्वत यहाँ पर 7756 यानी कि 53 की जगह 56 होना चाहिए था। 77-56 मीटर ऊंचाई है हमारे कॉमेट पर्वत की, है ना। तो बाकी बढ़ेंगे आगे अगले क्वेश्चन की ओर। 40वां क्वेश्चन देखिए। 40वें क्वेश्चन में पूछा है, इसका 40वां क्वेश्चन नीचे होगा, है ना, ये देख लीजिए। इसमें पूछा है कि गढ़ राजवंश का सर्वोच्च मंत्री होता था। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपको दिए हैं कि गढ़ राजवंश का सबसे बड़ा मंत्री कौन था। तो ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा, यानी कि फौजदार, मुख्तार, चौबदार या चणु। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, मुख्तार। इसी मुख्तार को जो है वजीर कहा जाता था। ये एक तरह से वजीर का पद था, है ना। तो वजीर दूसरे स्थान का पद था राजा के बाद। अगला क्वेश्चन है 40वां। कनकटा बैल आंदोलन किससे संबंधित है। तो यहाँ पर दिया है शराब विरोधी से, किसानों से, भ्रष्टाचार से या फिर वन अधिकार से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, यानी कि ऑप्शन सी, भ्रष्टाचार से, है ना। तो ये भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ आंदोलन था कनकटा बैल आंदोलन। और इसकी जो शुरुआत थी दोस्तों, ये अगर कभी इस तरह से पूछे तो ये अल्मोड़ा से शुरू हुई थी, इसे ये भी आप याद रखिएगा। अगला देखिए 41 क्वेश्चन है कि ज्वाला देवी का मंदिर किस पर्वत पर स्थित है। ऑप्शन है आपके पास वरुणावत पर्वत, विनोक पर्वत, खैट पर्वत, कॉमेट पर्वत। इनमें से दोस्तों वरुणावत पर्वत उत्तरकाशी में है, खैट पर्वत हमारा टिहरी जिले में, जिसको परियों का पर्वत भी कहते हैं, है ना, आछियों का पर्वत भी कहते हैं। और विनोक पर्वत ये मसूरी में है, आपने यहाँ पर सुना होगा। विनोक माउंट क्विल पक्षी के नाम से अभ्यारण्य भी है। और कॉमेट पर्वत चमोली जिले में। तो जो ज्वाला देवी पूछा है इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि विनोक। तो ये मसूरी में ही है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है 42वां क्वेश्चन में पूछा है कि शिक्षक पुस्तक आंदोलन का संबंध किस जनपद से। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों पिथौरागढ़ से। हाल ही में जो आंदोलन चला था तो ये पिथौरागढ़ से जुड़ा हुआ आंदोलन है। 43 देखिए, दीपा देवी जिसका वास्तविक नाम था, मतलब किसका वास्तविक नाम था। तो ऑप्शन में देखिए ठगुली देवी है, तिलू रौतेली है, कर्णावती है, जिया रानी। ये सारी की सारी महान जो है महिलाएं जो है रही उत्तराखंड की। तो इनमें से जो राइट आंसर है दोस्तों आपका, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ठगुली देवी। और थोड़ा सा अगर मैं ठगुली देवी या इनके बारे में हल्की सी बातें करूं तो पहली चीज़ दोस्तों, इनका जो वास्तविक नाम था वो दीपा नौटियाल था, है ना। तो ये भी याद रखना, कभी पूरा भी पूछ लेता है। तो दीपा नौटियाल ठगुली देवी का वास्तविक नाम था। इसके अलावा इनको और भी बहुत सारे नामों से जाना जाता था, जैसे आपने नाम सुना होगा टिचरी माई। तो टिचरी माई भी इन्हीं को दोस्तों कहा जाता था। आपने सुना होगा अगला क्या कहते हैं, इच्छागिरी। तो इच्छागिरी माई भी ठगुली देवी। तो ठगुली देवी के क्या क्या नाम है, दीपा नौटियाल, ठगुली देवी, टिचरी माई, इच्छागिरी माता। इसके अलावा दोस्तों अगर हम लोग थोड़ा सा ठगुली देवी जी के बारे में बात करें, वैसे इनकी प्रॉपर हमारे पास जन्म तिथि नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी 1917 में इनका जन्म माना जाता है। और ये जो महान जो विभूति है ये जन्मी थी दोस्तों पौड़ी गढ़वाल में। तो आपको ये भी याद रखना है, पौड़ी की थी ठगुली देवी जी। इसके साथ साथ जो ये ठगुली देवी है, ये एक तरह से इन्होंने संन्यास धारण कर लिया था, ये भिक्षुणी बन गई थी। और बाद में दोस्तों ये जब वापस आई थी तो इन्होंने यहाँ पर उत्तराखंड में शराब और जल से संबंधित बहुत जो है आंदोलन किए थे इसके लिए यहाँ पर। तो ये हमने थोड़ा सा टिचरी माई जी के बारे में बात की। अगर मैं यहीं पर बात करूँ यानी कि तिलू रौतेली जी के बारे में, तो आप लोग जानते हैं कि जो तिलू रौतेली है इनके नाम पर 8 अगस्त को सम्मान भी दिया जाता है, तिलू रौतेली सम्मान। तो जन्म इनका जो है 8 अगस्त सन 1661 को माना जाता है। और ये महानता भी दोस्तों ये भी पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली थी, यानी कि पौड़ी गढ़वाल में इनका भी जन्म हुआ था। गुरड़ गांव में इनका नाम भी आता है, तो गुरड़ गांव में ये जन्मी थी। बाकी इनके नामों की अगर बात करूं तो तिलू रौतेली को दोस्तों यानी कि तिलोमता के नाम से भी जाना जाता था, तिलोमता के नाम से। और बाकी इन्हें जो है गढ़वाल की लक्ष्मीबाई के नाम से भी जाना जाता था। ये जो जिया रानी है इनको दोस्तों कुमाऊं की लक्ष्मीबाई भी कहते हैं। बाकी जिया रानी के और भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा, इन्हीं को दोस्तों प्योला भी कहा जाता है, प्योला, या इन्हीं को पिंगला भी कहा जाता है, या फिर इन्हीं को जो इनका मूल नाम था जिया रानी का वो था इनका मौला देवी। तो ये सारे के सारे नाम। बाकी कर्णावती आप जानते ही हैं, कर्णावती पवार राज में पृथ्वी शाह की जो है माता थी और रानी कर्णावती के नाम से
और नक्कटी के नाम से जो है ये जानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 44वां, आर्य समाज ज्ञानोदय पुस्तकालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन ए यानी कि 1902, और ये नैनीताल में की गई थी, तो आपको इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45वां क्वेश्चन पूछा है कि रामताल गार्डन किस जनपद में स्थित है? तो इसका जो लोग गए होंगे यानी कि ऑप्शन डी के साथ, इनमें से कोई नहीं, वो बिल्कुल सही गए, क्योंकि रामताल गार्डन दोस्तों हमारा देहरादून में स्थित है। और इसी रामताल गार्डन में प्रत्येक 3 मई को यहाँ पर जो है मेला भी लगता है वीर केसरी चंद की याद में दोस्तों। तो ये चीज़ें आपको इस क्वेश्चन से भी याद रखनी है। बाकी आगे बढ़ेंगे। 46वां क्वेश्चन देखिए कि चकरपुर किसका प्राचीन नाम है? तो चकरपुर में ऑप्शन दिया था हनोल, विकासनगर, चक्राता, श्रीनगर। तो ये दोस्तों हनोल का प्राचीन नाम है। बाकी विकासनगर का चौड़पुर है ना, चकरपुर और चौड़पुर, विकासनगर का चौड़पुर, हनोल का चकरपुर, ये आपको इसमें याद रखना है। 47 देखिए 47 में पूछा है कि खेती खान का सूर्य मंदिर ये कहाँ पर है? तो खेती खान का हमारा सूर्य मंदिर ये लोहाघाट में पड़ता है, और लोहाघाट हमारा चंपावत जिले में पड़ता है दोस्तों। 48 क्वेश्चन पूछा था, इसमें आपसे पूछा था नरसाई की मंगल या नरसाई का मंगल की घटना किस समय हुई थी या किसके समय शासनकाल में हुई थी? तो ये दोस्तों ऑप्शन ए में जो आपको दिख रहा है यानी कि नरशाही पाला, इसके द्वारा ये घटना हुई थी। ये दोस्तों मंगलवार को ये घटना की गई थी रात को, तो नरसाई की रात भी बोलते हैं, नरसाई का मंगलवार को घटना हुई थी। इसमें जो है काफ़ी लोगों को यहाँ पर इस समय मार दिया गया था गोरखों के द्वारा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए 49वां वाला कि पवार राजवंश कालीन टकसाल कहाँ पर स्थित हुआ करती थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी यानी कि श्रीनगर होगा। जिन्होंने श्रीनगर टिक किया होगा उनका बिल्कुल इसमें राइट आंसर था। 50वां क्वेश्चन देखिए कुमाऊं जल निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए था 1917। बाकी दोस्तों याद रखना ये जो घटनाएं हैं हमारे कमिश्नर थे पी विंडम, है ना, पी विंडम कमिश्नरों से पूछता है, तो पी विंडम के शासनकाल में हुई। इन्होंने 1917 में कुमाऊं जल निगम की स्थापना की। 1921 में इन्हीं के शासनकाल में यानी कि फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी की स्थापना हुई, और 1923 में इन्हीं के द्वारा जो कूली बेगार प्रथा थी उसका कानूनी रूप से अंत कर दिया गया था, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास 51वां क्वेश्चन है, और इसमें पूछा है कि उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा यानी कि ऑप्शन ए हेमंत पांडे जी। और ये जो फिल्म विकास परिषद है ये हमारी 2016 की है। अगर फिल्म नीति पूछे तो हमारी फिल्म नीति 2015 की थी, और जो अभी संशोधित फिल्म नीति है वो 2019 की है। तो ये चीज़ें आपको इतनी इसके बारे में नोट रखनी। बाकी दोस्तों जो इसके अध्यक्ष होते हैं वो अध्यक्ष स्वयं मुख्यमंत्री जी होते हैं। 52वां देखो खिचड़ी नृत्य किस जनजाति में किया जाता है? तो खिचड़ी नृत्य दोस्तों ये ऑप्शन ए यानी कि थारू जनजाति का एक बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है, और ख़ासतौर से जब इनका होली का त्यौहार चलता है तो इस अवसर पर ये करते हैं। 53 देखिए गढ़वाल का जनरल डायर किसे कहा जाता है? तो ये पदमदत्त रतूड़ी, चक्रधर जुयाल, नथु सिंह और सुरेंद्र सिंह नौटियाल। ये दोस्तों ये सारे के सारे कैरेक्टर जुड़े हैं जो हमारा 30 मई, आपने एक कांड सुना होगा 30 मई 1930 को, ये दोस्तों तिलाड़ी कांड के नाम से प्रसिद्ध है। और ख़ासतौर से जो जनरल डायर है वो दीवान चक्रधर जुयाल को कहा जाता है ना। इस समय जो पमार शासक थे वो नरेंद्र शाह जी थे, तो उन्हीं के दीवान थे चक्रधर जुयाल। और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे इस समय रवाई क्षेत्र के, ये सुरेंद्र सिंह नौटियाल थे इस दौरान। और जो नथु सिंह है ये दोस्तों जब ये रवाई कांड में जब गोलियां चली थी तो उस समय सेना के अध्यक्ष यानी कि सेना का नेतृत्व इनके पास था। और जो पदमदत्त रतूड़ी है ये दोस्तों डीएफओ थे यानी कि फॉरेस्ट में, और इन्हीं के द्वारा ये पूरा की पूरा कांड हुआ था दोस्तों। तो ये सारे के सारे भागी थे इसमें 30 मई 1930 को तिलाड़ी कांड के लिए। 54वां देखो लाल माटी की सीढ़ी ये किस जनपद में स्थित है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों जो अल्मोड़ा में गए थे, है ना। लाल माटी की सीढ़ी आपको नॉर्मली ये आपको गाने में भी देखने को मिला होगा, इस समय बहुत सारे गानों में लाल माटी की सीढ़ी आपको सुनने को मिल जाएगा। 55वां क्वेश्चन है उत्तराखंड से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो इसका राइट आंसर था दोस्तों ऑप्शन ए में ही यानी कि द हिल्स। अगर हम लोग इसकी बात करें द हिल्स की, तो आप सभी लोग जानते हैं ये उत्तराखंड का पहला समाचार पत्र है, और 1842 में ये प्रकाशित हुआ था मसूरी से। अगर हम इसके प्रकाशक की बात करें तो इसमें दोस्तों यानी कि जो जॉन मैकिनन थे, जॉन मैकिनन ये आयरलैंड के निवासी थे, तो इनके द्वारा ये पत्र प्रकाशित किया गया था। इस पत्र में दोस्तों यानी कि अंग्रेजों की आलोचना की जाती थी, है ना, कि अंग्रेजों ने आयरलैंड के साथ जो अत्याचार किया था उसको इसमें दर्शाया जाता था। ऑप्शन बी में आपको दिख रहा है समय विनोद, ये हिंदी का उत्तराखंड से निकलने वाला पहला समाचार पत्र है, और जो समय विनोद है ये 1868 में प्रकाशित हुआ था दोस्तों नैनीताल से।
बाकी प्रकाशक की बात करें तो हमारे जो जयदत्त जोशी जी थे, तो जयदत्त जोशी के द्वारा इस समय विनोद को प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया गया है, सी हमारा ऊपर होगा इसमें, नहीं सी इधर होगा। ये देखिए ऑप्शन सी में दिया गया है मसूरी सीजन। मसूरी सीजन ये मसूरी से निकलता था और ये दोस्तों ये वाला 1872 में ये समाचार पत्र निकला और इसे निकाला था दो शख्सों ने, एक कॉलमैन था, एक नॉर्थम था। तो याद रखिएगा कॉलमैन और एक था नॉर्थम। तो कॉलमैन और नॉर्थम के द्वारा 1872 में, और मेफिस लाइट ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये वो समाचार पत्र था जिसमें अंग्रेजों की बुराई की गई थी और ये दोस्तों 1845 में प्रकाशित किया गया था। इसके जो संपादक थे वो जॉन लेक थे। तो ये चीज़ आपको इसके बारे में आनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 56वां, अस्कोट वन्यजीव विहार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1987, 1988, 1982 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, और ये हुआ था 1986 में, है ना। तो इसको आप याद रखिएगा। बाकी दोस्तों ये लगभग 284 किलोमीटर के वर्ग में फैला हुआ है और पिथौरागढ़ जिले में हमारा स्थित है। 57 देखिए, पांडुकेश्वर के किस तट पर स्थित है? तो पांडुकेश्वर दोस्तों हमारा अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है और बहुत ही ऐतिहासिक है। यहीं पर हमको पांडुकेश्वर ताम्रपत्र भी प्राप्त हुआ है। बाकी जो पंचबद्री में योगध्यान बद्री है वो भी इसी पांडुकेश्वर में स्थित है। 58 क्वेश्चन देखिए कि जोहार के स्वर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है जोहार के स्वर यानी कि शेर सिंह पांगती जी को आप याद रखेंगे। और 59 क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि दूधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका राइट आंसर था यानी कि 1982 में दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन था 60वां यानी कि 40 क्वेश्चन उत्तराखंड विषय के थे। सुधाकर नामक हस्तलिखित पत्र संपादित किसके द्वारा किया गया? तो इसका दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन बी था, इलाचंद्र जोशी जी के द्वारा। तो ये दोस्तों मेरे यानी कि उत्तराखंड के जो 40 प्रश्न थे मैंने इनको विस्तार से समझाने का प्रयास किया। बाकी आपके बीच आने वाले हैं सुभाष सर आगे के प्रश्नों को लेकर। तो तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। तो दोस्तों चलते हैं अपने हिंदी वाले पोर्शन में और देखते हैं कौन से क्वेश्चन हैं। पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि एक शब्द दिया हुआ है चिरायु। चिरायु में दोस्तों आपको बताना है कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग इसमें है। अब देखिए दोस्तों, जो चिरायु शब्द है, चिरायु में उपसर्ग की बात की गई है और उपसर्ग आप सभी को पता होंगे, उपसर्ग शब्दों से दोस्तों पहले लगते हैं और पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लेके आते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौन सा हो सकता है? ची तो होगा नहीं, चिर दोस्तों ये एक संभावना बन सकती है, चिरा भी नहीं होगा। तो ऑप्शन डी दोस्तों जो देखिए चिर हमारा ये वाला, ये दोस्तों हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन डी चिर दोस्तों उपसर्ग है किसमें? चिरायु में। अगला देखिए, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर दोस्तों आपको शब्द के प्रकार बताने हैं। तो शब्द दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके हर एंगल की दोस्तों आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। यदि मीनिंग के आधार पर या अर्थ के आधार पर शब्दों की बात की जाए तो दोस्तों वो होते हैं कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। तो ऑप्शन सी दोस्तों हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि मैं उनके भेद की बात करूँ दोस्तों कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है एकार्थी। एकार्थी का मतलब है जिनका एक ही अर्थ हो। एकार्थी के अलावा अनेकार्थी। अनेकार्थी के अलावा दोस्तों होते हैं हमारे समानार्थी। समानार्थी को दोस्तों कहा जाता है पर्यायवाची। और इसके अलावा दोस्तों शब्द होते हैं कौन से? विपरीतार्थी या विलोम शब्द। तो 4 भेद होते हैं अर्थ के आधार पर। ऑप्शन सी दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अंबिका, प्रसु, धात्री किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो इसका सही उत्तर दोस्तों हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, माँ। माँ के दोस्तों ये पर्यायवाची हैं अंबिका, प्रसु और धात्री। अगला देखिए, चौथा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। वाक्य में दोस्तों आपको बताना है कि ये संरचना के आधार पर या रचना के आधार पर किस प्रकार का वाक्य है। तो उसका सही उत्तर दोस्तों क्या होगा? देखिए, जब इस प्रकार की हमें कंडीशन मिलती हैं, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिसे, उसे, दोस्तों ऐसी कंडीशन में हमारा कौन सा वाक्य होता है? मिश्र वाक्य होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अरुणोदय शब्द में कौन सी संधि है? अरुणोदय, यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको दिख रहा होगा ओ, और ओ से दोस्तों आप पहचान सकते हैं ओ किस संधि की पहचान है? गुण संधि की। गुण संधि में दोस्तों एक तो ओ बनता है और एक बनता है ए
और एक बनता है अर। तो इसमें संभावना बन सकती है कि इसमें गुण संधि होगी और गुण संधि ही दोस्तों इसका सही उत्तर है, क्योंकि आप इसका विच्छेद करेंगे तो ये दोस्तों बनेगा अरुण, अरुण धन उदय, अरुण धन उदय बराबर दोस्तों हमारा हो जाएगा अरुणोदय। और अ के बाद उ आने पर दोस्तों ओ में परिवर्तित हो जाता है, तो हमारा ऑप्शन बी सही है, गुण संधि। अगला देखिए, इनमें से कौन सा गुणवाचक विशेषण शब्द है। गुणवाचक विशेषण शब्द दोस्तों आपको बताना है। विशेषण शब्दों के 4 प्रकार होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। अब देखिए, यदि विकल्प ए को देखते हैं, चौगुना, चौगुना का मतलब है 4 बार, संख्यावाचक होगा, 4 संख्या आ गई है। 3 की बात करें दोस्तों, 3 भी हमारा संख्यावाचक है। थोड़े की बात करें दोस्तों, थोड़ा हमारा क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक के अंदर आ जाएगा। और थोड़ा एक प्रकार की दोस्तों निश्चित मात्रा नहीं है, बल्कि एक अनिश्चित मात्रा को दर्शाता है, तो अनिश्चित परिमाणवाचक है, क्योंकि ये क्वांटिटी है। और ऑप्शन बी देखिए दोस्तों, नया जो ये है, ये हमारा हो जाएगा कौन सा, गुणवाचक विशेषण शब्द, क्योंकि ये गुण के बारे में दोस्तों विशेषता या गुण संबंधी विशेषता हमें बताता है। और नया आप लोग सभी जानते हैं। अगला देखिए 7वां क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है। तरुण की बात करते हैं दोस्तों, तरुण हमारा शुद्ध वर्तनी है, क्योंकि इसमें छोटा रू आएगा। यहाँ पर देखिए तरुण, ये रॉ के साथ में बड़ा ऊ लगा हुआ है, ये बड़ा ऊ नहीं आएगा, छोटा ऊ आएगा। अध्ययन की बात करें दोस्तों, अध्ययन लिखा जाएगा अ आधा धो यो नो, और इसमें संधि दोस्तों हमारी होगी अधि धन अयन, यण संधि, और अध्ययन भी गलत है। दुर्गम की बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो रॉ का प्रयोग है ये नीचे नहीं होगा, बल्कि रेफ की तरह होगा, दुर्गम गौ के ऊपर आएगा। और बर्तन की बात करते हैं दोस्तों, हमारा बर्तन बिल्कुल सही है, तो हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बर्तन। और सभी गलत हैं। तरुण में दोस्तों रॉ में जो छोटा ऊ की मात्रा आएगी। अध्ययन गलत लिखा हुआ है, और आधा धो यो नो होगा। और दुर्गम में दोस्तों यहाँ पर जो रॉ की मात्रा नीचे लगी हुई है पूरे रॉ की, वो दोस्तों ऊपर लगेगी रेफ के तौर पर। और बर्तन हमारा दोस्तों सही है। अगला देखिए, जो शत्रु की हत्या करता है कहलाता है। दोस्तों ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा हमारा शत्रुघ्न, ऑप्शन ए। अगला देखिए, सुबह शाम करना का अर्थ है। सुबह शाम करना का मतलब दोस्तों होता है टाल मटोल करना, ऑप्शन सी। बहुत ही सिंपल है। आप लोग दोस्तों मुहावरे और जो लोकोक्ति हैं उनकी भी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि एक नए क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से जरूर पूछा जाएगा। अगला देखिए, कृष्ण गीतावली किसकी रचना है, मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों। कृष्ण गीतावली दोस्तों, कृष्ण नाम सुनते हुए लगता है कि दोस्तों ये रसखान या सूरदास की रचना होगी या मीराबाई की होगी, लेकिन दोस्तों ये कृष्ण गीतावली रचना है तुलसीदास की। ये कुछ कृतियों में से एक है दोस्तों जो तुलसीदास ने कृष्ण के ऊपर लिखी हैं। और वैसे दोस्तों तुलसीदास ने ज़्यादा काम जो अपना साहित्यिक कार्य किया है जो वो दोस्तों राम को समर्पित है, लेकिन कुछ कृतियाँ इनकी ऐसी भी हैं जो कृष्ण को समर्पित हैं, और कृष्ण गीतावली दोस्तों उन्हीं में से एक है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला देखिए, पौ ध्वनि का उच्चारण स्थान है दोस्तों। पौ किसके अंदर आता है, पौ आता है दोस्तों पौ वर्ग के अंदर। यदि हम स्पर्शी व्यंजन की बात करें तो पौ वर्ण दोस्तों आता है स्पर्शी व्यंजन के अंदर, और स्पर्शी व्यंजन के अंदर दोस्तों पौ वर्ग आता है। और पौ वर्ग का जो तो दोस्तों जो उच्चारण स्थान है वो है ओष्ठ, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये ओष्ठ की मदद से या होठों की मदद से दोस्तों उच्चारित किया जाता है। 12वां देखिए, अनाड़ी का तत्सम रूप होगा दोस्तों। जो अनाड़ी शब्द है ये तद्भव शब्द है। यदि इसके शुद्ध या तत्सम शब्द की बात करें तो वो दोस्तों हमारा हो जाएगा अनार्य, ऑप्शन बी। अगला देखिए, वेणु लो गूंजे धरा। वेणु लो गूंजे धरा दोस्तों ये किसकी रचना है आपको बताना है। माखनलाल चतुर्वेदी, शेखर जोशी, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा है माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इनके बारे में तैयारी कर लें। जहाँ काव्य में उपमान और उपमेय एक ही हों वहाँ कौन सा अलंकार होता है। जहाँ काव्य में दोस्तों उपमान और जो हमारा उपमेय है वो एक ही होते हैं, वहाँ कौन सा अलंकार है आपको बताना है। इसका सही उत्तर दोस्तों हमारा क्या है, अनन्वय अलंकार, ऑप्शन डी दोस्तों इसका सही उत्तर है। जो अनन्वय अलंकार है दोस्तों उसमें उपमान और उपमेय एक ही होते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, नेत्र नेत्र के समान है। यदि आपके सामने दोस्तों ये विकल्प है नेत्र नेत्र के समान है, देखिए यहाँ पर नेत्र ही उपमान है और नेत्र ही दोस्तों उपमेय है, तो यहाँ पर दोनों एक ही हैं, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा अलंकार होगा अनन्वय अलंकार। और विकल्प देखें, यदि भारत के सम भारत है, राम से राम, सिया से सिया,
दोस्तों ये इस प्रकार के एग्जाम्पल हैं, इनमें उपमान और उपमेय दोस्तों दोनों एक ही हैं। तो अनन्वय अलंकार दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, गहरा शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है। गहरा का विलोम दोस्तों होता है उथला और छिछला। तो ए और बी दोनों यानी ऑप्शन सी दोस्तों हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। गहरा का विलोम शब्द है उथला और छिछला। अगला देखिए, वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 7 जून 1955 दोस्तों ये डेट आपको याद रखनी है। इस दिन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने पहले राजभाषा आयोग की दोस्तों क्या की थी, गठन किया था या गठन की घोषणा की थी। और इसका हेड दोस्तों बनाया गया था बाल गंगाधर खेर को या बीजी खैर को। ऑप्शन बी दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यदि आर्टिकल की बात करें दोस्तों, इसका आर्टिकल है 344 अनुच्छेद में दोस्तों बात की गई है राजभाषा आयोग के गठन की। और इसका गठन दोस्तों किया गया था 7 जून 1955 को और हेड थे बाल गंगाधर खेर। अगला देखिए, पादरी तंबाकू किस भाषा के शब्द हैं? बहुत दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये पूछा भी गया है एक बार। ये पादरी शब्द दोस्तों एक बार आ चुका है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों हमारा होगा ऑप्शन बी पुर्तगाली। और तंबाकू के बारे में दोस्तों आपको जीएस में भी आपने पढ़ा होगा, ये तंबाकू पुर्तगालियों की ही देन माना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पुर्तगाली। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जातिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है? जातिवाचक नहीं है। वकील की बात करते हैं दोस्तों, वकील जातिवाचक संज्ञा शब्द है। बालक भी जातिवाचक संज्ञा शब्द है। मनुष्य की बात करें, मनुष्य भी जातिवाचक है। ऑप्शन डी देखिए दोस्तों, सुंदरता। सुंदरता हमारा जातिवाचक न होकर बल्कि दोस्तों क्या है, भाववाचक संज्ञा शब्द है। तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला देखिए 19वां क्वेश्चन, द्विज का अनेकार्थी शब्द नहीं है। द्विज का अनेकार्थी शब्द दोस्तों कौन सा नहीं है? देखिए, पक्षी द्विज का अनेकार्थी शब्द है, चंद्रमा भी है, ब्राह्मण भी है। ऑप्शन डी की बात करते हैं, आँख दोस्तों द्विज का जो हमारा अनेकार्थी शब्द है वो नहीं है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए 20वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? आपको छांटना है। बेंच में एक पुरुष और एक महिला बैठे थे दोस्तों, बिल्कुल सही उत्तर है और यही दोस्तों इसका सही विकल्प है। बेंच में एक पुरुष और एक महिला बैठे थे दोस्तों, बिल्कुल सही है। झील बहुत नीची है दोस्तों, इसमें गलत है। झील बहुत नीची नहीं होती बल्कि दोस्तों गहरी होती है। सदैव सत्य बोलना चाहिए दोस्तों। यदि यहाँ पर इनको ऐसे लिखा गया है तो इसको संधि के साथ लिखा जाएगा, तो इसको लिखा जाएगा दोस्तों सदैव। सदैव सत्य बोलना चाहिए, क्योंकि इनको दोस्तों यदि हम एक साथ लिखेंगे तो इनके साथ में संधि हो जाएगी, तो तब दोस्तों सदैव लिखा जाएगा। डी देखिए, वे परस्पर एक दूसरे से लड़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों या तो परस्पर का प्रयोग होगा या एक दूसरे का प्रयोग होगा। दोनों दोस्तों एक साथ नहीं आएंगे क्योंकि एक समान अर्थ रखने वाले दोस्तों शब्द हैं। या तो होगा वे परस्पर लड़ते हैं या वे एक दूसरे से लड़ते हैं। तो ऑप्शन ए दोस्तों हमारा शुद्ध है, बाकी सारे अशुद्ध हैं। दोस्तों अब आते हैं अपने जीएस वाले पोर्शन में। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए दोस्तों, मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्नलिखित में से किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? दोस्तों इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी विलियम हॉकिंस। दोस्तों विलियम हॉकिंस वो व्यक्ति थे जिन्हें जो जहांगीर थे उन्होंने इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। तो ऑप्शन सी दोस्तों हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध और उससे संबंधित दोस्तों वर्ष आपको बताना है, कौन सा गलत है? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 दोस्तों बिल्कुल सही है। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था, राणा सांगा और बाबर के बीच में। घाघरा के युद्ध की बात करें दोस्तों बिल्कुल सही है। चंदेरी के युद्ध की बात करें दोस्तों, ये चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में लड़ा गया था दोस्तों। यहाँ पर ये ऑप्शन डी दोस्तों हमारा गलत है। ये 1528 ईस्वी में लड़ा गया था और यहाँ पर दोस्तों 1539 लिखा हुआ है, ये दोस्तों हमारा असुमेलित हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पर दोस्तों आपको सुमेलित करने हैं कौन से? दर्रे और उससे संबंधित राज्य। सिपकिला की बात करें दोस्तों बिल्कुल सही है। बॉमडिला की बात करें अरुणाचल प्रदेश सही है। नाथुला की बात करें दोस्तों, नाथुला विकल्प हमारा हो जाएगा गलत, क्योंकि नाथुला दोस्तों कहाँ पर पड़ता है? नाथुला पड़ता है सिक्किम राज्य में। तो ये दोस्तों हमारा बिल्कुल जो ऑप्शन सी है वो सही है, क्योंकि नाथुला का संबंध दोस्तों हमारा सिक्किम से होना चाहिए था। अगला देखिए, कौन सी शीत महासागरीय धारा नहीं है? यानी कौन सी शीत महासागरीय नहीं है का मतलब है कौन सी गर्म है? तो इनमें से गर्म दोस्तों हमारी है ऑप्शन डी अगुलहास। अगुलहास की धारा दोस्तों हमारी गर्म जल धारा है। कनारी, ओयासियो और हम्बोल्ट दोस्तों ये हमारी शीत महासागरीय धारा हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसे दोस्तों यूरोप में तेल की राजधानी कहा जाता है? ये दोस्तों इसका सही उत्तर है हमारा देखिए ऑप्शन बी एबरडीन। एबरडीन दोस्तों हमारा सही उत्तर है। इसे ऑयल कैपिटल या ऑयल कैपिटल ऑफ द यूरोप कहा जाता है। ये एबरडीन दोस्तों पड़ता है स्कॉटलैंड में।
स्कॉटलैंड में दोस्तों काफ़ी ये व्यस्त पोर्ट है, एक बंदरगाह भी है, यहाँ से दोस्तों तेल का काफ़ी मात्रा में आयात निर्यात भी किया जाता है। तो एबरडीन को दोस्तों कहा जाता है यूरोप की तेल राजधानी। अगला देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष भारत सेवक मंडल या सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की दोस्तों स्थापना की थी? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। 1905 में दोस्तों भारत सेवक मंडल की स्थापना की थी। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। अगला देखिए 67वां क्वेश्चन, छठी शताब्दी ईसा पूर्व यानी छठी बीसी में जो मत्स्य महाजनपद था दोस्तों वो कहाँ पर स्थित था? आपको बताना है। राजस्थान में, बुंदेलखंड में, रोहिलखंड में या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? इसका सही उत्तर दोस्तों हमारा है ऑप्शन ए, ये राजस्थान में दोस्तों स्थित था मत्स्य महाजनपद। जौनपुर राज्य के अंतिम शासक कौन थे दोस्तों? जौनपुर राज्य के अंतिम शासक हमारे कौन थे? मोहम्मद शाह, मुबारक शाह, इब्राहिम शाह या हुसैन शाह? तो इसका सही उत्तर दोस्तों हमारा है हुसैन शाह। ये दोस्तों अंतिम शासक थे जौनपुर राज्य के। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? इसका सही उत्तर दोस्तों हमारा है कन्हेरी। कन्हेरी की जो दोस्तों गुफा है वहाँ 11 सिर के या 11 सिरों युक्त दोस्तों एक बोधिसत्व का हमें चित्रण मिलता है। तो सी सही हो जाएगा। अजंता की बात करें दोस्तों, ये अजंता किस राज्य में है? यदि आता है तो आपका दोस्तों आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र। एलोरा भी महाराष्ट्र में है। और कार्ले की बात करें दोस्तों, ये कार्ले भी पड़ता है कहाँ पर? महाराष्ट्र में। तो लेकिन 69 का आंसर कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन सी है कन्हेरी। और कन्हेरी की बात करें दोस्तों, कन्हेरी भी महाराष्ट्र में पड़ता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष किया गया था? तो राज्यसभा का गठन दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बन सकता है क्वेश्चन, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी दोस्तों गठन की बात करें, गठन दोस्तों इसका हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। दोस्तों गठन कब हुआ था राज्यसभा का? 3 अप्रैल 1952 को। यदि राज्यसभा के पहले सेशन की बात की जाए, राज्यसभा का पहला सत्र कब चला था? तो पहला सत्र दोस्तों चला था 13 मई 1952 को। तो दो डेट आपको याद रखनी है, गठन 3 अप्रैल 1952 को और पहला सेशन दोस्तों चला था 13 मई 1952 को। अगला देखिए 71वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? अंतर्राज्यीय परिषद को दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं इंटर स्टेट काउंसिल, ISC। और आपको बताना है कि कौन ISC का गठन कर सकता है। इसका सही उत्तर दोस्तों हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पास दोस्तों आर्टिकल 263 में ये पावर दी गई है कि वो राज्यों के बीच में या केंद्र राज्य संबंधों के बेहतर समन्वय और सुधार के लिए अंतर्राज्यीय परिषद गठित कर सकता है। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। अगला देखिए 72वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सरकारिया आयोग का सदस्य था? दोस्तों सरकारिया आयोग के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। सरकारिया आयोग दोस्तों संबंधित है केंद्र राज्य संबंधों के सुधार से और इस आयोग की स्थापना दोस्तों की गई थी 1983 में, 1983 में। और इसका कार्य था केंद्र राज्य संबंधों के बारे में चर्चा करना या सुझाव देना। और इसके दोस्तों अध्यक्ष बनाए गए थे RS सरकारिया, जो कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे। और इस आयोग में दोस्तों 3 मेंबर थे। वो मेंबर कौन कौन थे आपको पता होना चाहिए। एक थे दोस्तों B शिवरामन और दूसरे थे डॉक्टर SR सेन। तो 3 लोग थे इसमें, RS सरकारिया, V शिवरामन और डॉक्टर RS सेन। तो इनमें से कौन मेंबर था? तो दोस्तों यहाँ देखिए ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। डॉक्टर SR सेन दोस्तों सरकारी आयोग के मेंबर थे। और दोस्तों जो और विकल्प हैं वो हमारे गलत हो जाएंगे। अगला देखिए, भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया? तो वन संरक्षण की बात आएगी तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1980 में। यदि वन्य जीव संरक्षण पूछा जाएगा तब दोस्तों आपका आंसर होगा 1972 यानी 1972। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और वन संरक्षण अधिनियम 1980। अगला देखिए, किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र ने परम गरीबी की परिभाषा अंगीकृत की थी? तो परम गरीबी की परिभाषा दोस्तों 1995 में अंकित की थी। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दोस्तों जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड है, इसको रेगुलेट करने का या द्विपक्षीय जितने भी मामले हैं, द्विपक्षीय व्यापार समझौते हैं, उनको देखने का या व्यापार संबंधी विवादों के लिए दोस्तों जो हमारी संस्था है वो कौन सी है? वो है हमारी WTO, विश्व व्यापार संगठन। और विश्व व्यापार संगठन दोस्तों विकल्पों में नहीं है। तो ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं हमारा सही उत्तर इसका
हो जाएगा। अगला देखिए 76 निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गरीबी के कुचक्र का शिकार है। गरीबी का कुचक्र दोस्तों निर्धनता का एक कुचक्र सिद्धांत अर्थव्यवस्था के अंदर या अर्थशास्त्र के अंदर पाया जाता है, जिसमें दोस्तों गरीबी एक सीक्वेंस से चलती रहती है। अशिक्षा, अशिक्षा के बाद बेरोजगारी, बेरोजगारी के बाद निम्न प्रति व्यक्ति आय, निम्न प्रति व्यक्ति आय के बाद दोस्तों स्वास्थ्य और शिक्षा में कमी, फिर बेरोजगारी। दोस्तों इस प्रकार का एक कुचक्र चलता है अर्थव्यवस्था के अंदर। तो इस प्रकार का दोस्तों हमारा जो राज्य है वो कौन सा है, बिहार है। और बिहार दोस्तों बीमारू राज्यों के अंदर भी शामिल किया जाता था। और इस बीमारू राज्यों के अंदर दोस्तों कौन कौन आते थे, बिहार आता था, और हमारा दोस्तों कौन आता था बीमारू में, मध्य प्रदेश और राजस्थान, उत्तर प्रदेश। दोस्तों ये जो हमारे 4 राज्य हैं ये बीमारू के अंदर आते थे। और अब दोस्तों इनकी स्थिति थोड़ा थोड़ा सही होने लग गई है, लेकिन दोस्तों ये अभी भी गरीबी के कुचक्र के अंदर दोस्तों शामिल हैं। अगला देखिए हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मुद्रा या लीगल टेंडर के रूप में दोस्तों मान्यता प्राप्त है। तो देखिए ऑप्शन ए वस्तु मुद्रा। दोस्तों हमारे यहाँ लीगल टेंडर नहीं है। वस्तु मुद्रा दोस्तों यदि कोई स्वीकार करता है तब उसको हम विनिमय का माध्यम बना सकते हैं, वरना दोस्तों इसको स्वीकार नहीं किया जाता है। साख मुद्रा की बात करें, और साख मुद्रा और दोस्तों ऑप्शन डी देखिए चेक, ये दोनों ही दोस्तों ऐच्छिक मुद्राएं हैं। इनको दोस्तों आप किसी को लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, ये ऐच्छिक हैं, यानी ये डिपेंड करती हैं लेने वाले की इच्छा के ऊपर। दोस्तों 2 ऑप्शन हमारी बी और डी हमारी ऐच्छिक मुद्राएं हो जाएंगी। ऑप्शन सी की बात करते हैं पत्र मुद्रा। दोस्तों पत्र मुद्रा हमारे यहाँ लीगल टेंडर है। जो आपने देखे होंगे नोट देखे होंगे, करेंसी देखी होगी, 1 रुपये का, 2 का, 5 का, 10 का। दोस्तों इस प्रकार की जितनी भी हमारी जो पत्र मुद्रा है वो हमारी लीगल टेंडर है। उससे उसको लेने के लिए दोस्तों आपसे कोई मना नहीं कर सकता। वस्तु लेने से मना कर सकते हैं, जो ऐच्छिक मुद्रा है उसको लेने से मना कर सकते हैं, लेकिन जो पत्र मुद्रा है दोस्तों करेंसी है उसको लेने से कोई मना नहीं कर सकता। वो दोस्तों सभी जगह ग्राह्य होती है। बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है। तो दोस्तों बांग्लादेश की मुद्रा हमारी टका है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। आप सभी को पता होगा दोस्तों, इसको सपनों का शहर भी कहा जाता है। बॉलीवुड यहीं स्थित है। और दोस्तों जो हमारी फाइनेंशियल कैपिटल है या वित्तीय राजधानी है ये भी दोस्तों मुंबई ही है। अगला देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, सरकारी नियोजन समिति का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था। सहकारी नियोजन समिति का दोस्तों गठन किया गया था R.G. सरैया की अध्यक्षता में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला देखिए आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या कहलाता है। बहुत ही सिंपल आंसर है। आर्थिक विकास का दोस्तों तीसरा क्षेत्र या अर्थव्यवस्था का जो हमारा तीसरा क्षेत्र है वो दोस्तों हमारा है सेवा क्षेत्र या सर्विस सेक्टर। पहला है कृषि या एग्रीकल्चर, दूसरा दोस्तों हमारा उद्योग या इंडस्ट्री, और तीसरा दोस्तों जो हमारा क्षेत्र है वो है सेवा क्षेत्र। और एक खास बात दोस्तों आपको पता होनी चाहिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था में दोस्तों सबसे बड़ी जो भूमिका है या सबसे बड़ी हिस्सेदारी है वो तृतीय क्षेत्र की है या सेवा क्षेत्र की है। 50% से ज़्यादा दोस्तों जो हमारा योगदान है जीडीपी में वो दोस्तों सर्विस सेक्टर देता है। अगला देखिए 82 ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष हैं। ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष दोस्तों अभी हाल ही में 2022 में बनी हैं। उनका नाम है दोस्तों अलका मित्तल। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है। अगला देखिए स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई। दोस्तों स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की शुरुआत दोस्तों 1997 में की गई। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। यदि आपको पूछा जाएगा स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना, यदि यहाँ पर दोस्तों ग्रामीण स्वरोजगार लगा दें तो ग्रामीण स्वरोजगार योजना की शुरुआत दोस्तों 1999 में की गई थी। तो आपको ध्यान रखना है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997 और स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना दोस्तों 1999। लौहसर उत्सव मनाया जाता है। लौहसर उत्सव दोस्तों मनाया जाता है लद्दाख में। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। अगला देखिए भारत का पहला स्वदेशी सर्वर कौन सा था। स्वदेशी सर्वर दोस्तों हमारा था रुद्र। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है और अभी हाल ही में दोस्तों इसका उद्घाटन भी किया गया है। अगला देखिए भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 2011 से लेकर 11 के बीच में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर दोस्तों जो हमारी है दशकीय वृद्धि दर है वो कितनी रही है आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों हमारा है ऑप्शन सी 17.7। ये उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड की दोस्तों है 18.8। तो भारत की 17.7 और उत्तराखंड की 18.8। निम्नलिखित में से किसे या किस नहर को दोस्तों दामोदर से निकाला गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सरहिंद की बात करें दोस्तों सरहिंद सतलज नदी से निकाली गई है और इंदिरा गांधी नहर दोस्तों निकाली गई है हरिके बैराज से।
और हरिके बैराज सतलज और व्यास नदी के दोस्तों संगम पर स्थापित किया गया है। तो इंदिरा गांधी नहर निकाला गया है हरिके बैराज से और सतलज और ब्यास नदी के संगम पर स्थित है। सरहिंद भी दोस्तों सतलज पर है। एडन नहर की बात करें दोस्तों, एडन नहर दामोदर नदी से निकाली गई है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, लोकसभा के वर्तमान महासचिव दोस्तों ये हैं उत्पल कुमार, ऑप्शन डी। और इनके बारे में दोस्तों आपको पता होगा, ये उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाद सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा है नमित शर्मा बनाम भारत संघ, ऑप्शन सी। इसका संबंध है दोस्तों आरटीआई से। अगला देखिए, इस श्रृंखला में दोस्तों कौन सा हमारा अगला हमारा स्थान आएगा? तो ऑप्शन सी दोस्तों इसका सही उत्तर है 93 दोस्तों आना चाहिए। यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है तो इसको दोस्तों आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसका सही उत्तर हमारा आएगा ऑप्शन ए, पूर्व में, पूर्व। अगला देखिए, यदि 1 अगस्त को बुधवार है दोस्तों इसका सही उत्तर आएगा हमारा ऑप्शन बी, शनिवार। यदि कक्षा में रोजा का स्थान इतना है तो इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा 29। इनको आप लोग दोस्तों सॉल्व कर लीजिएगा। पेंट्री शब्द से अक्षरों की स्थिति अपवर्तित रहेगी दोस्तों, इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन सी, एक सही उत्तर आ रहा है इसका। रैना की मां मोहिनी दोस्तों इसका सही उत्तर है हमारा पिता, ऑप्शन ए। सीपीयू के लिए कौन सा सामान्य गणितीय परफॉर्म करता है? दोस्तों सीपीयू के अंदर एक चीज़ है एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट दोस्तों इसे कहा जाता है। जितनी भी गणितीय अर्थमेटिक दोस्तों लॉजिकल गणनाएं होती हैं वो एएलयू ही करता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला देखिए, कंप्यूटर की सूचना किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर में सूचना दोस्तों उपयुक्त तो सभी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। रैम किस तरह की मेमोरी है? दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी से दोस्तों कहा जाता है रैम। रैम हमारी मुख्य मेमोरी है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी दोस्तों, आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी 1946 में, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। और लास्ट देखिए दोस्तों, गणना संयंत्र अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ था? दोस्तों इसका राइट आंसर एक प्रकार का बेबीलोन भी कई बार इसका लिखा गया है, लेकिन दोस्तों एक परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और इसका तब सही उत्तर दोस्तों हमारा चीन माना गया है। कहीं कहीं पर दोस्तों आपको बेबीलोन भी देखने को मिलेगा, लेकिन इसका सही उत्तर दोस्तों हमारा ऑप्शन सी है, चीन। तो दोस्तों ये हमारे हो गए 100 क्वेश्चन पूरे। तो आप लोग दोस्तों इन्हें देखिए, और यदि आप लोगों ने दोस्तों अन्य जो हमारे 3 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं ये वो नहीं देखे हैं तो आप लोग दोस्तों जाके इनको प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और आपको मिलेंगे दोस्तों अब अन्य प्रैक्टिस सेट के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।